फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पोएम्स के बारे में। विलियम शेक्सपियर ने अबाउट 150 इवन मोर देन 150 पोएम्स लिखी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। द वन ऑफ द important one and famous is The Phoenix and the Turtle. The Phoenix and the Turtle is an allegorical poem, perhaps about the death of ideal love. Some critics see it as a poem about the relationship between truth and beauty. The poem describes a funeral arranged for the deceased phoenix and turtle dove, who are symbols of perfection and of devoted love, respectively. It is one of the most obscure works ever written and there continues to be speculation about its meaning. तो इसके अंदर ये फिनिक्स और टर्टल के लव के बारे में बताया गया है और आइडल लव है इनका, और एक्चुअली इसके अंदर वो खत्म हो जाते हैं तो उनका फ्यूनरल निकल रहा है, वो अरेंज किया जा रहा है। तो मतलब इनके आइडल और परफेक्शन और डेवोटेड लव और इनका फ्यूनरल निकल रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। The second one is Sonnet 20. It presents the fair youth as master mistress of the poet's passion. The speaker proclaims that his beloved possesses a woman's physical attractiveness and the form of a man. Moreover, he is more faithful and less fickle than women are. Sonnet 20 remains one of the most controversial poems of Shakespeare for several reasons, including its sexual duality and its homoeroticism. तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि स्पीकर है वो ये कहता है कि जो उसके अंदर एक फेयर यूथ है जिसका नाम है मास्टर मिस्ट्रेस, जो कि एक तरह से देखा जाए तो पोइट्स के पैशन है, पोइट्स की भावनाएं हैं। और अभी जो मास्टर मिस्ट्रेस नाम का यूथ है ये एक्चुअली है तो एक मैन आदमी है, लेकिन उसका जो लुक है वो फिजिकल लुक है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, वो वुमेन के जैसी है, औरत की जैसी है। और इस कारण से मोरओवर ये बहुत ही फेथफुल है और लेस फिकल देन वुमेन आर। अभी ये बहुत ही फेथफुल है, ठीक है, बहुत ही फेथफुल है और लेस फिकल, मतलब लेस फिकल देन वुमेन आर। वुमेन काफी फिकल होते हैं, मतलब चंचल मन की, जबकि ये लेस मोर फेथफुल है, ज्यादा विश्वसनीय है, जबकि जो औरतें होती है कम विश्वसनीय होती हैं। सोनेट 20 रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पोएम्स ऑफ शेक्सपियर फॉर सेवरल रीजंस इंक्लूडिंग। तो ये सोनेट 20 ऑब्वियसली इसमें यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी की बात कर दी कि एक आदमी मैन का लव बता दिया दूसरे मैन से। बस फर्क ये है कि जो ये दूसरा मैन है वो फिजिकली अपीयरेंस में थोड़ा सा लड़की के जैसे नजर आता है, वुमेन के जैसे नजर आता है, सॉफ्ट है ना। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में प्यार को बता दिया। और कहा साथ में ये जो आदमी है वो ये कहता है कि ये जो आदमी है जो कि लड़की की जैसा दिखता है, सॉफ्ट है, ये कम से कम लड़कियों की जैसे उनका इसका चंचल मन तो नहीं है कि कहीं भी फिसल जाएगी। तो इस तरह से ये सोनेट 20 है। द नेक्स्ट वन इज द रैप ऑफ लुक्रेसी। लुक्रेशिया वाज एन एंशिएंट वुमन हु वाज रैप्ड बाय किंग सन सेक्स्टस टर्किनस एंड कमिटेड suicide. The incident led to an anti-monarchist rebellion, thus played a part in the transition of ancient Rome from monarchy to republic in the late 6th century BC. It is a 1855 lines tragic narrative poem. It is extremely rich in poetic images, fancies and metaphors and is one of Shakespeare's earliest and most famous poems. तो the rap of Lucrece, इसमें क्या होता है? Lucretia was an ancient, एक Lucretia नाम की एक लड़की होती है, ancient Roman woman, नहीं, Lucretia नाम की एक ancient Roman woman औरत होती है, जिसका क्या है, जो राजा का बेटा किंग्स सन जिसका नाम था सेक्स्टस टर्किनस, उसने बलात्कार किया इस लुक्रेशिया का, और इसके कारण से इसने लुक्रेशिया ने सुसाइड कमिट कर लिया। अब इस सुसाइड कमिट करने से कर लिया तो इस ये चीज मतलब इतनी जबरदस्त फैली, चिंगारी, मतलब चिंगारी ने पूरा का पूरा एक जंगल में आग लगा दी पूरी, एक तरह से देखा है तो। और इसके कारण से क्या पूरा इतना मतलब एंटी मोनार्किस्ट रिबेलियन, एक क्रांति आ गई जो मतलब एंटी मोनार्क थी, है ना, एंटी राजशाही के खिलाफ थी, और उन्होंने कंप्लीटली राजशाही को खत्म कर दिया। और फिर वो जो प्राचीन रोम था वो मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया 6ठी शताब्दी बीसी के अंदर।
ये 1855 लाइन्स ट्रेजिक नरेटिव। अब ये यहां पर वैसे रिपब्लिक की बात अगर हम करें तो 6th सेंचुरी में रिपब्लिक बना, जो रोम के अंदर जो रिपब्लिक बना 6ठी शताब्दी में ही रिपब्लिक बन गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट है कि 6th सेंचुरी के BC के अंदर रोम में रिपब्लिक गणतंत्र बना था। हमारे इंडिया में लगभग 2nd सेंचुरी BC के आसपास गणतंत्र वाले कई स्टेट्स बने थे, जिसमें से एक स्टेट था लुम्बिनी, जो बुद्ध वाला, जहां बुद्ध पैदा हुए थे, वो वाला स्टेट था। वहां भी वो गणतंत्र ही था। और उसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य थे जो कि गणतंत्र रिपब्लिकन स्टेट्स थे। इट इज इट। अब यहाँ रिपब्लिक की बात बता दें। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि कुछ जो उस राज्य के जो कुछ महानुभव लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे, एजुकेटेड, सेंसिबल, और जिनको लोगों का मतलब समर्थन प्राप्त है, उन लोगों का ग्रुप बनता है और वही पूरा राजकाज संभालते हैं, वही पूरा स्टेट को संभालते हैं, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। 1855 लाइन्स स्ट्रेटेजिक नैरेटिव पोएम। इट इज एक्सट्रीमली रिच इन पोएटिक इमेजेस, फैंसीज एंड मेटाफर्स एंड एक्सप्रेस अर्लीस्ट। वो बहुत ही कहते हैं ना, इमेजेस के अंदर, फैंसीज के अंदर, मेटाफर्स के अंदर काफी एक्सट्रीमली रिच है। अर्लीस्ट एंड और शेक्सपियर बहुत अर्लीस्ट और फेमस पोएम्स है। सोनेट 73। It focuses on the idea of old age and its effect on human beings. Shakespeare uses a series of metaphors to characterize the nature of old age. In the first quatrain, he equates it to be fading of like in the late autumn. In the second quatrain, he likens to the fading of light, calling darkness, death, second self. And in the last quatrain, he compares to the burning out of the fire. मतलब जो सोनेट 73 है ये ओल्ड एज पे फोकस करता है कि इंसान को एक ना एक दिन बुरा तो होना ही है, और वो उसके लिए कई मेटाफर्स को यूज करते हैं ओल्ड एज को बताने के लिए। फर्स्ट क्वार्टर को वो करते हैं ऑटम से, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ही इक्वेट्स इट टू फेडिंग ऑफ लाइफ लाइक इन द ऑटम। तो जो बुढ़ापे की जब शुरुआत होती है तब थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की शुरुआत होती है, तो उसको ऑटम से, पतझड़ की ऋतु से कंपेयर किया गया है। और सेकंड क्वार्टरन को कंपेयर किया गया है डार्कनेस से, जब मतलब बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा है, बिल्कुल मतलब एक तो मतलब कुल मिला के देखें तो एक तो 50 से 60 के आसपास का इंसान है ना, तो वो उसके लिए पतझड़, उसके बुढ़ापे का पतझड़ है। फिर अगर 60 से 70 मान लो या 75 मान लो, है ना, 60 से 70 75 मान लो, वो एक सॉर्ट ऑफ डार्कनेस वाला पीरियड है कि उस वक्त इंसान बस इतना ही अपना खुद के जो काम है वो कर सकता है, ज्यादा कुछ भाग दौड़ नहीं कर सकता। और फिर अगर हम 75 या 80 से ही प्लस चले जाते हैं तो वो तो एक कंप्लीटली सेकंड जो सेल्फ है वो तो कंप्लीटली डेथ ही है। दोबारा से अगर हम इस चीज को समझे तो 50 से लेकर 60-70 साल तक की उम्र है, उसको हम मान सकते हैं कि वो लेट ऑटम यानी पतझड़ की ऋतु है। हमारे बुढ़ापे की शुरुआत हो चुकी है और हम पतझड़ की ऋतु है, हम कमजोर होते जा रहे हैं। और फिर 70 से लेकर आगे जब तक हम जीते हैं 70 प्लस आगे जितना भी टाइम पीरियड है वो पूरा एक डार्कनेस वाला है ना। उसमें इंसान कुछ खास नहीं कर पाता, उसमें इंसान सिर्फ अपना जो पर्सनल काम है वो कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो तो डेथ ही आती है। डेथ मतलब बर्निंग आउट ऑफ द फायर, है ना। और वैसे ये जो 70 प्लस वाले पीरियड को बोला गया है, इसको डेथ का ही सेकंड सेल्फ बोला गया है, मतलब डेथ का ही दूसरा रूप माना गया है। मतलब 70 प्लस होने के बाद में इंसान लगभग खत्म ही है, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए इसको 70 प्लस को डेथ का सेकंड सेल्फ, डेथ का, मृत्यु का दूसरा रूप माना जा रहा है। नेक्स्ट पोएम है वीनस एंड एडिनस। This poem narrates the story in Greek mythology of Venus, the goddess of love, and Adonis, an extremely handsome young man. Venus tries to seduce Adonis is only interested in hunting. She faints when he scornfully rejects her and fearing he has killed her.
एडोनिस किसेस वीनस, मतलब ये जो पोएम है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है, जिसमें क्या है, वीनस नाम, जो कि वीनस जो कि प्रेम की देवी है, उसको एक बहुत ही सुंदर पुरुष, एडोनिस नाम के पुरुष जो कि शिकारी था, उससे प्रेम हो जाता है और वो उससे प्यार जताती है, लेकिन एडोनिस मना करता है और वो सिर्फ हंटिंग के अंदर ही इंटरेस्टेड है। और जब वो मना करता है उसको, तो जो वीनस है वो बेहोश हो जाती है और उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मर गई हो, खत्म हो गई हो। तो एडोनिस इसको किस करता है वीनस को। जैसे ही उसको किस करता है, वो वीनस वापस रिकवर कर जाती है और वो दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं, दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं। द नेक्स्ट डे, मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे के लव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट डे एडोनिस गोज आउट फॉर बोर हंटिंग इवन दो वीनस हैड विजन ऑफ हिम बीइंग किल्ड बाय बोर। अगले दिन जो एडोनिस है ना, एक बोर के पीछे, जंगली भालू के पीछे जाता है, जंगली सुअर के पीछे जाता है हंटिंग के लिए। वीनस ने उसे मना किया क्योंकि उसे सपना आया था, उसको एक विजन आया था कि वो बोर के द्वारा मारा जाएगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता है और वो शिकार पे चले जाता है। और अब जब शिकार पे चले जाता है तो उसका जो विजन है वो सच हो जाता है और वीनस सच हो जाता है और जो एडोनिस है वो बोर के द्वारा मारा जाता है। अब वीनस जो उसकी लवर थी वो कंप्लीटली डिवेस्टेड हो जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है। ड्यू टू व्हाट हैपेंड टू हर फ्रॉम देन ऑन, due to what happened to her from then on, whenever humans will love, there will always be a suspicion, fear and sadness. अब इस सिचुएशन में जो वीनस है आ गई है कि उसका जो लवर है वो खत्म हो गया है। अब वो एक तरह से फियर, सैडनेस, डिप्रेशन, सस्पिशन वाली सिचुएशन में है। Among Shakespeare's most renowned works, Venus and Adonis contains discourse on the nature of love and brilliantly described observations of nature. Next one is Sonnet 29. In the octave of Sonnet 29, the speaker, depressed due to social ostracism, my outcast state, and personal misfortune, curse my fate. He also gives vent to his jealousy of those that are rich in hope and with friends possessed. तो सोनेट 29 के अंदर जो स्पीकर है वो बोलता है कि इसका सामाजिक बहिष्कार किया गया है, सामाजिक बहिष्कार किया गया है, तो सामाजिक रूप से वो आउटकास्ट हो गया है और उसकी जो पर्सनल रूप से जो किस्मत है ना वो भी अच्छी नहीं है। वो बोलते हैं ना कि यार मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है ना, तो समथिंग लाइक दैट। He also gives vent to jealousy of those, और वो बहुत ही जेलसी करता है उन लोगों से जो कि उम्मीद में बहुत रिच हैं, मतलब पैसे में रिच नहीं है या फिर किस्मत में रिच नहीं है, लेकिन वो उम्मीद बहुत रखते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, पैशनेट हैं। और उनके बहुत सारे दोस्त भी हैं जो कि उनको काफी मोटिवेट करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज Sonnet 18. It starts with a flattering question to the beloved. Shall I compare to thee a summer's day? He goes on to list some negative aspects of summer to establish that his beloved is better. In the last part of the poem, he states that the beauty of his beloved will never fade, as he will make it eternal through the words of this poem, which will remind the world of him so long as man can breathe or eyes can see. तो सोनेट 18 के अंदर क्या है कि जो पोएट है वो स्टार्ट करता है एक फ्लैटरिंग क्वेश्चन से, फ्लैटर करता है थोड़ा सा अपनी लवर को और बोलता है क्या मैं तुमको जो गर्मी का दिन है उससे कंपेयर करूं, है गर्मी के दिन के ग्रीष्म ऋतु के दिन से कंपेयर करूं। तो और उसके बाद में फिर वो ग्रीष्म ऋतु के गर्मी के दिन की कुछ नेगेटिव चीजें बताता है ना, कुछ नेगेटिव चीजें बताता है ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि जो उसकी लवर है, बिलव्ड है, वो तो ग्रीष्म ऋतु से गर्मी की ऋतु से ज्यादा अच्छी है, ज्यादा बढ़िया है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, और पोएम के लास्ट पार्ट के अंदर वो बोलता है कि जो उसकी बिलव्ड है उसकी ब्यूटी कभी भी फेड नहीं होगी, वो हमेशा जवान ही रहेगी। कैसे? क्योंकि उसने जो पोएम लिखी है उसके बारे में, वो उसकी पोएम उसको हमेशा जवान रखेगी। जब भी दुनिया उस पोएम को पढ़ेगी
तो वो उसको, उसकी लवर को, उसकी बिलव्ड को हमेशा जवान ही पाएगी और हमेशा उसकी ब्यूटी को ही देखेगी जब तक दुनिया रहती है तब तक। तो नेक्स्ट सोनेट है 130। इट सैटिराइज्ड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल ब्यूटी दैट वाज a convention of literature and art during the time. It compares the poet's mistress to a number of natural beauties, each time making a point that the beauty of his mistress is obviously inadequate for such comparisons. In the last couplet of the poem, Shakespeare states that still his beloved is as special as any beauty for whom such fanciful comparisons are made by artists. मतलब सोनेट 130 के अंदर ही सैटिराइज करता है आइडल ब्यूटी के कंसेप्ट को कि कोई आइडल ब्यूटी हो सकती है। लिटरेचर और आर्ट में हम बोलते हैं ये आइडल ब्यूटी, भाई साहब ये तो तगड़ी बिल्कुल धमाकेदार आइडल ब्यूटी है, इससे सुंदर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, इससे सुंदर तो कोई मतलब महिला ही नहीं हो सकती, है ना। तो इट कंपेयर द पोइट्स मिस्ट्रेस टू, और ये पोइट्स की मिस्ट्रेस, पोइट्स की जो गर्लफ्रेंड है, लवर है, उसको बहुत से प्राकृतिक ब्यूटीज से कंपेयर करते हैं। प्राकृतिक ब्यूटीज में कुछ भी हो सकता है, नेचर, सन, मून, ग्रीनरी, फॉरेस्ट, रिवर, ये वो सब कुछ हो सकता है, उनसे कंपेयर करता है। ईच टाइम मेकिंग ए पॉइंट दैट द ब्यूटी ऑफ हिज मिस्ट्रेस इन ऑब्वियस, और हर समय हर नेचुरल चीज से कंपेयर करते वक्त वो अपने लवर की ब्यूटी को ज्यादा अच्छा, ज्यादा बताता है उन नेचुरल चीजों से, नेचुरल ब्यूटी से। और लास्टली इस पोएम के अंदर शेक्सपियर बोलता है कि that still his beloved is as special as any beauty for whom such fanciful comparisons are made by artists. और कहता है कि भाई उसके लिए जो उसकी बिलव्ड है वो बहुत ही स्पेशल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जैसे कोई भी ब्यूटी की जो ना कवि या आर्टिस्ट तारीफ करते हैं, फैंसीफुल कंपैरिजन करते हैं, है ना, उनसे भी ज्यादा ना बिलव्ड है मेरा प्यार अपनी लवर के प्रति। सोनेट 116। This often quoted sonnet provides a definition of ideal love. In the first quatrain, the speaker says that love is not changeable. In the second, he says that it is fixed like the North Star is to sailors. In the third, he says that it is not a time's fool, that it does not change with time. And in the couplet, he attempts to the certainty of his definition of love by saying, if this be error and upon me proved, I never write nor no man ever loved. तो ये जो सोनेट 116 है ये ज्यादातर कोट किया जाता है आइडल लव की डेफिनेशन देने के लिए। इन द फर्स्ट, इसके फर्स्ट क्वार्टरन के अंदर जो स्पीकर है वो बोलता है कि जो लव है वो कभी भी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। और सेकंड क्वार्टरन के अंदर बोलता है कि इट इज फिक्स लाइक नॉर्थ स्टार इज टू सेलर्स, ठीक है। ये बिल्कुल उस नॉर्थ स्टार की जैसे है जैसे वो सेलर्स के लिए है, सेलर्स को वो दिशा दिखाता है नॉर्थ स्टार, तो बिल्कुल फिक्स पोजीशन है उसकी नॉर्थ स्टार की, इसलिए सेलर्स को उस नॉर्थ स्टार से डायरेक्शन का पता लगता है। तो लव भी उस नॉर्थ स्टार के जैसे ही है। और थर्ड के अंदर वो कहता है कि दैट इट इज नॉट अ टाइम्स फूल, मतलब ये समय का गुलाम नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कि समय चेंज हुआ तो प्यार भी चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दैट इट डज नॉट चेंज विद टाइम एंड इन कपलेट ही अटैच टू द सर्टेनिटी ऑफ हिज डेफिनेशन ऑफ लव बाय। तो इस तरह के एग्जांपल दिए हैं आइडल लव के कि भाई जो लव है वो कभी चेंज नहीं होता है, लव नॉर्थ स्टार के जैसे है कि जो अपनी जगह पर हमेशा मेंटेन रहता है, लव टाइम का फूल नहीं है, लव टाइम का गुलाम नहीं है कि समय बदला तो प्यार भी बदल गया। तो इस तरह से वो अपनी बात को पुख्ता करता है कि जो लव है बिल्कुल जो आइडल लव है वो इसी तरह का होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। और वो इस चीज के लिए गारंटी देता है, गारंटी दे रहा है शेक्सपियर कि अगर जो मैं बोल रहा हूं ये सब गलत है और इसको प्रूव कर दिया जाए तो मैं कभी जिंदगी में ना तो कभी कुछ लिखूंगा ना ही कोई आदमी फिर कोई का प्यार करेगा। सो फ्रेंड्स, ये था शेक्सपियर का पोइट वाला लुक, उनकी पॉइंट्स के साथ में पोइट वाला लुक की वो एक पोइट भी थे। तो
Okay, thanks for watching the video.